हेलो व्यूवर्स, झारखंड बोर्ड आपका टर्म 2 एग्ज़ाम होने वाला है और ये केमिस्ट्री का टर्म 2 का सेट 1 है। तो हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करेंगे इसका, एकदम डिटेल में हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन सेज राइट द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। नाउ कार्बन मोनोऑक्साइड CO, तो किसी भी कंपाउंड का आपको लुईस स्ट्रक्चर लिखना है ना, तो सबसे पहला काम है कि आपको ये देखना है कि ये जो एटम्स है इसमें ये अपना ऑक्टेट बनाना चाहता है या ड्यूप्लेट बनाना चाहता है। हम लोग को पता है कि कोई सा भी एटम चाहता है कि उसके लास्ट वाला जो शेल है वो पूरी तरह से फिल हो जाए, कम्प्लीटली भर जाए। तो अगर हाइड्रोजन का बात करते हैं तो हाइड्रोजन में तो बस एक ही शेल होता है, K शेल, और इसमें मैक्सिमम बस 2 इलेक्ट्रॉन का जगह है। तो हाइड्रोजन चाहता है कि मेरा ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर जाए। उसी तरह से अगर बाकी एलिमेंट्स का बात करते हैं जिसमें कि K शेल के साथ एक L शेल भी है, तो वो चाहता है कि मेरा ये वाला शेल क्या हो जाए, पूरी तरह से फिल हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ओके, सो तो अगर कोई एलिमेंट चाहता है कि मेरे लास्ट वाले सेल में बस 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, क्योंकि K शेल है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो हम लोग बोलेंगे वहाँ पे ड्यूप्लेट, वो अपना ड्यूप्लेट पूरा करना चाहता है। और कोई एलिमेंट 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करना चाहता है अपने लास्ट सेल में। लास्ट सेल को हम लोग बोलते हैं वैलेंस शेल। ओके, वैलेंस शेल और आउटर मोस्ट सेल, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्टेट। ओके, सो ऑक्टेट सिंपली मीन्स वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाना, ड्यूप्लेट मीन्स वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाना। ना ये कार्बन एटम जो है वो अपना ऑक्टेट बनाना चाहता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसमें दो शेल है और ये भी अपना ऑक्टेट बनाना चाहता है। तो ऑक्टेट बनाने के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, 8, और इस ऑक्सीजन को भी कितना चाहिए होगा, 8। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 8 + 8 कितना हो गया, 16 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, लेकिन इनके पास है कितना इलेक्ट्रॉन्स, तो कार्बन का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे, चलिए दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर देते हैं। कार्बन 6 एटॉमिक नंबर है इसका, मतलब 2,4। इसी तरह से ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, मतलब 2,6। तो ये है जो सबसे लास्ट वाला शेल है, उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल में एक्चुअली कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 4 + 6 10 ही इलेक्ट्रॉन है। तो मेरे पास है 4 + 6 यानी 10 इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या करोगे, निकालोगे BE कहने का मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, कितना इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड करवाना है। तो उसके लिए जो टोटल शुरू में आया था ना 16, उसमें से 10 घटा दो, तो 16 में से 10 घट गया तो कितना हो गया आपका 6। और अब कार्बन मोनोऑक्साइड का लुईस स्ट्रक्चर बनाना है, तो आप कार्बन लिखो, यहाँ पे ऑक्सीजन लिखो, बीच में थोड़ा जगह छोड़ दो इलेक्ट्रॉन रखने के लिए, और बीच में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो देखिए यहाँ पे ये जो 6 आया है ना, वही है मेरा नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रखना है। तो ये देखो 3 हम इस तरफ से रख दिए और 3 हम इस तरफ से रख दिए, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे शेयरिंग हो गया। ओके, और अब इलेक्ट्रॉन्स बचा कितना, तो फिर से मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल कितना था, ये देखो 6 + 4 10 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल था, 10 में से 6 खर्च हो गया, तो बचा कितना, 4। अब उस 4 जो 4 इलेक्ट्रॉन्स बचा है आप दोनों में बांट दो, इस तरह से बांटो कि इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाए और इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो लोग ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रखा हुआ है ना बीच में, वो एक्चुअली दोनों का है। ठीक है, बोलेंगे कार्बन का भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गया और ऑक्सीजन का भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, क्योंकि ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है आपका। ओके, मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स 4 बचा था ना, तो 4 में से देखो हम 2 इसको दे दिए और 2 इसको दे दिए। क्यों दोनों को 2-2 दे दिए, क्योंकि 6 तो इसके पास पहले से था ही, और 6 और 2 8। देखो इस कार्बन का ऑक्टेट हो गया तो कार्बन हैप्पी हो गया, और इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन तो था ही पहले से। वंस अगेन ये 6 इसका भी है और 6 इसका भी है, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो इस ऑक्सीजन के पास था ही पहले से, 2 और आ गया, तो 6 और 2 8, दोनों ही हैप्पी हो गया। तो यही है आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। और इसको अच्छा से बनाना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, ये रहा कार्बन और ऑक्सीजन, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ है दोनों साइड से, मतलब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा। और यहाँ पे ये इसको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में इस्तेमाल नहीं हुआ है। ठीक है, अकेले है ये, तो हम लोग इसको बोलेंगे लोन पेयर, ये भी है आपका लोन पेयर। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन सेज कि द वैल्यू ऑफ इंथैल्पी चेंज फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज ऑलवेज। लुक, इंथैल्पी को हम लोग डिनोट करते हैं H से। ओके, और इंथैल्पी चेंज का बात कर दिया, मतलब चेंज इन इंथैल्पी,
तो उसके आगे में डेल्टा लगा देंगे, डेल्टा एच। ओके, डेल्टा एच मतलब कि चेंज इन इंथैल्पी। ओके, यहाँ लिख दे रहे हैं इंथैल्पी चेंज कहने का मतलब है डेल्टा एच। अब डेल्टा एच का वैल्यू एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए क्या होगा? लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहने का मतलब जिसमें हीट एनर्जी रिलीज़ हो। तो अगर हीट एनर्जी रिलीज़ हो रहा है तो फिर तो सिस्टम के पास एनर्जी कम बचा ना, तो तब तो ये निकल के अब आएगा, इसका जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होता जिसमें कि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता तो डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि सिर्फ अगर सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो डेल्टा एच इज नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, एंड डेल्टा एच इज पॉजिटिव फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, फाइन। इसको जस्ट आप ऐसे सोच सकते हैं ना, आप डेल्टा एच को जो इंथैल्पी चेंज है आप मनी चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए। मान लेते हैं कि आप किसी को पैसा दिए तो फिर आपके पास पैसा कम हो गया, तो आपके पास पैसा कम हो गया तो बोलेंगे उसका साइन अब क्या हो जाएगा, नेगेटिव, घट गया। और अगर मान लेते हैं आपको कोई पैसा दे रहा है तो आपके पास पैसा बढ़ गया, यानी कि तब डेल्टा एच का साइन क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव। तो इंडोथर्मिक में हीट एनर्जी उसको मिल जाता है क्योंकि वो सराउंडिंग से गेन करता है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। और एक्सोथर्मिक में वो खुद हीट एनर्जी सराउंडिंग को रिलीज़ करता है, तो डेल्टा एच उसका नेगेटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 3 सेज दैट राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ओके, तो अभी हम सॉल्यूशन नहीं बता रहे हैं, हम यहाँ पे पहले एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो ग्रुप 13 में आपका एलिमेंट्स कौन कौन सा आता है? ग्रुप 13 में आपका सबसे पहले होता है बोरोन, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम, Tl। हाँ, तो इसको याद करने का आप लोग को मेमोनिक्स तो पता ही होगा कि बाबा अली गए इंडिया से तालिबान। ठीक है ना। अब इसको ग्रुप 13 में क्यों रखा गया है? ग्रुप 13 में रखने का मतलब ये है कि इनके आउटर मोस्ट सेल में आपका 3 इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, जैसे कि आप सबका एटॉमिक नंबर लिख के कन्फिग्रेशन करके देखो ना, शुरू का 1 2 3 का। जैसे कि बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। तो बोरोन का आप कन्फिग्रेशन करोगे तो पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम का करोगे जिसका एटॉमिक नंबर 13 है, तो पहले वाले शेल में 2, सेकंड वाले शेल में 8 ही का जगह होता है, तो 8 2 10 हो गया, 3 बचा और तो 3। तो नोटिस करो तो लास्ट वाले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है आपका, 3। तो ग्रुप 13 में उन्हीं एलिमेंट्स को रखना है जिनके कि आउटर मोस्ट सेल में, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाउ अब ये जो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किए हैं ये तो क्लास 10th के बेसिस पे हैं। 11th में तो आप लोग 1:2:2 ऐसे करके सीखे होगे ना। तो अगर हम बोरोन का कन्फिग्रेशन करते हैं पूरा प्रॉपरली तो ऐसे होगा। इसका फर्स्ट सेल में आपका, फर्स्ट सेल के सब शेल में 2 चला जाएगा, 1s2, फिर 2s2 और 2p1, क्योंकि टोटल 5 ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 2 4 और 1 5। उसी तरह से एल्यूमिनियम का करते हैं तो पहले वाले सेल में 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, तो ये 2 2 4 और 6 कितना हो गया, 10। तो 2p6 के बाद अब किसका बारी आपका आएगा, 3s का बारी आएगा, 3s2 और 3p1, ये 1 गिन के देखिए 13 हो गया होगा। 2 2 4 4 और 6 10, 10 2 12 और 1 13। तो अब उनमें कॉमन खोजिए, तो कॉमन खोजेंगे तो सबसे आउटर मोस्ट वाले सेल में वंस अगेन आउटर मोस्ट सेल यानी सेकंड सेल, तो ये रहा देखो सेकंड सेल, ये यहाँ पे देखो थर्ड सेल। तो कॉमन चीज़ क्या देख रहे हैं यहाँ पे, 2s2 2p1 है, यहाँ 3s2 3p1 है, यानी कि इसके आगे गैलियम का करने जाते हैं तो आई डोंट केयर इसके आगे इधर क्या होगा, बट हमको इतना पता है कि इसके लास्ट में क्या होता, 4s2 4p1। उसी तरह से इंडियम का करने जाते तो आई डोंट केयर इधर आगे क्या होगा, लेकिन यहाँ पे पक्का क्या होता, 5s2 5p1। उसी तरह से थैलियम में आपका होता 6s2 6p1। ओके, सो तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सिंपली कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स इज, आउटर मोस्ट सेल आपका अभी n है तो ns2 और np में कितना आपका हो जाएगा 1।
हो गया आंसर, बस यही लिख के छोड़ देना, NH2 NP1। ओके, वेयर N क्या है, N इज द नंबर ऑफ शेल्स। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सेज कैलकुलेट द pH ऑफ 0.1 MHCl। ये 1 कहने सॉरी m कहने का मतलब यहाँ मोलैरिटी है, जो कि होता है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो लोग pH का फॉर्मूला क्या होता है, पहले pH इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस लॉग, और ये बेस 10 है तो आपको बेस 10 लिखने का जरूरत नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिविटी हाइड्रोजन आयंस। एक्चुअली में यहाँ पे एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयंस होना चाहिए था, बट ये भी चलेगा। So this is the formula of pH. pH equal to minus log base 10 and concentration of hydrogen ions. अब थोड़ा सा बेसिक्स log के बारे में। log 10 का वैल्यू होता है आपका 1, पहले तो एक ये बात याद रखो। फिर दूसरा बात याद रखो कि अगर लिखा हुआ है कहीं पे log A और उसका पावर में है कुछ B, तो ये पावर B उठ के ऐसे सामने आ जाता है, मतलब ये हो जाता है B, और फिर बाकी जो बच गया उसको चुपचाप लिख देना है b इंटू लॉग ए। ठीक है, तो फिर से log 10 का वैल्यू 1 और log a का पावर b लिखा हुआ है, तो b को सामने ला के पटक दीजिए और जो बाकी बचेगा उसको लिख दीजिए ना। तो pH निकालना है तो माइनस लॉग, हाँ जी हाइड्रोजन आयंस का देखो कॉन्सेंट्रेशन ये दिया हुआ है मेरे को, ये कॉन्सेंट्रेशन है वो, तो 0.1 माइनस लॉग। अब 0.1 को ना 10 का कुछ पावर में लिखने का सोचिए ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। तो 0.1 को पता है, आप लिख सकते हो 10 का पावर क्या, -1। ठीक है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझना है तो ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 10 आ जाएगा, मतलब कि 1/10, और 1/10 कहने का मतलब 10 का पावर -1, तो इसको 10 का पावर हम लिख दिए -1। हाँ जी, अब ये देखो ये माइनस तो चलो एक आपका ये पहले से जो है, और अब ये log 10 का पावर -1। देखो ये वाला फॉर्मूला जो था कि a का पावर कुछ जो b था तो वो b सामने आ जाता है, यानी कि जो पावर -1 लिखा हुआ है वो सामने आ जाएगा, तो -1 सामने आ जाएगा और बचेगा सिर्फ log 10। तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +1, और फिर इंटू log 10 का वैल्यू भी 1 होता है, यहाँ ब्रैकेट में लिख देना सिंस log 10 इक्वल टू 1, यहाँ भी तो वही ब्रैकेट होना चाहिए, यानी 1 आंसर हो जाएगा। ओके, तो pH निकल के आ गया आपका 1। क्वेश्चन नंबर 5 सेज डिफाइन ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। सो इसके लिए आप ना सिंपली एक वर्ड याद रखो, ऑयल रिग। ऑयल रिग का मतलब क्या है, तो फुल फॉर्म हो जाएगा ऑक्सीडेशन इज लॉस एंड रिडक्शन इज गेन। ठीक है, ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन। किसका लॉस और किसका गेन, पैसा का क्या, नहीं इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का। तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शन इज क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वही तो यहाँ पूछ रहा है कि ऑक्सीडेशन को डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, तो आपको सीधे लिख देना है कि ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेफिनेशन। लेकिन ना आप एग्जाम्पल भी एग्जाम में दे देना, ऐसे ही मत छोड़ना, भले 1 नंबर का क्वेश्चन है तो एग्जाम्पल में ऐसे दे देना कि फॉर एग्जाम्पल लेट से हम रिएक्शन करा रहे हैं आपका जिंक का किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ। तो आपको पता है ये जो जिंक है, तो ऐसे करके लिख दीजिए, जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाता है आपका Zn2+। जिंक ये बनाया Zn2+ एक्वियस सॉल्यूशन में और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस है, यानी कि क्या है आपका जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, दिस इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज ऑक्सीडेशन। ओके, या फिर आप अपने से भी कोई और एग्जांपल लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही एग्जांपल दो, जैसे कि आप सोडियम क्लोराइड में एग्जांपल दे सकते हैं। चलिए एग्जांपल दूसरा एग्जांपल भी दे देते हैं, इसको हटा के। एक सेकेंड हट जा भाई। फॉर एग्जांपल लेट से आप यहाँ लिख सकते हो कि ये सोडियम का जब आप रिएक्शन कराते हो किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो हमको पता है क्या बन जाता है, NaCl। अब ये NaCl एक्चुअली में एक आयोनिक कंपाउंड है जिसमें कि होता है Na+ और Cl पे होता है माइनस चार्ज।
तो ये Na था और यहाँ Na+ बन गया, मतलब कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, ये लूज़ किया है, तो लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ऐसे एग्जांपल भी दे दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इट सेज राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये रहा कंपाउंड आपके सामने। तो आप लोग को रूल पता ही होगा, सबसे पहला रूल होता है लॉन्गेस्ट चेन खोजना। तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन देखिए ये सीधा वाला ही दिख रहा है, और उसमें अगर डबल बॉन्ड आ गया है, ट्रिपल बॉन्ड आ गया है, तो वो भी शामिल होना चाहिए। अब नंबरिंग किस तरफ से करें, ये इधर लेफ़्ट साइड से करें कि इधर राइट साइड से करें। तो नंबरिंग इस तरह से किया जाता है कि ये जो डबल बॉन्ड है उसको सबसे छोटा एड्रेस मिले। तो इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन मिलेगा। तो इधर से करेंगे तो इधर से देखिए फर्स्ट ही पोजीशन मिल गया। तो 1 पे आ गया डबल बॉन्ड। तो 1 पे कुछ मौजूद है तो हम वहाँ पे ऐसे गोल कर देते हैं, और कुछ भी मौजूद नहीं है तो चुपचाप लिख देंगे ऐसे ही, जैसे कि यहाँ पे कुछ नहीं है 2 पे, तो 2 पे चुपचाप छोड़ दो। 1 पे डबल बॉन्ड, 2 पे कुछ नहीं। 3 पे बोलेंगे ये देखो साइड चेन है, मतलब साइड चेन बोल रहे हैं, आई मीन ब्रांच है, सब्सटीट्यूएंट है। चेन तो मेरा ये वाला है, ठीक है, चेन ये है, तो ये चेन के बाहर का है। फिर 4 पे कुछ नहीं, 5 पे कुछ नहीं। नाम क्या हो जाएगा जिसका, तो थर्ड पोजीशन पे CH3। CH3 का नाम अगर आप लोग को नहीं पता है, मेरे ख्याल से पता ही होगा, फिर भी नहीं पता तो याद रख लीजिए, CH3 का नाम होता है मिथाइल। ओके, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल, और 5 कार्बन है तो पेंट, और डबल बॉन्ड 1 पे है तो पेंट 1 ईन। ठीक है, डबल बॉन्ड है इसलिए आपका नाम के लास्ट में ईन आएगा, और डबल बॉन्ड का एड्रेस ही बताना पड़ेगा आपको। तो 3 मिथाइल पेंट 1 ईन। फाइन। क्वेश्चन नंबर 7 नाउ। क्वेश्चन नंबर 7 सेज राइट द स्ट्रक्चर ऑफ सिस आइसोमर फॉर ब्यूट 2 इन। तो पहले आंसर को छोड़िए, पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए इसका। हाँ जी, ब्यूट 2 इन पहले बनाओ, तो आप लोग पॉज करके अपने से ब्यूट 2 इन कैसे बनाओगे। आई होप आप लोग बना लिए होंगे। देखिए ब्यूट यानी कि 4 कार्बन एटम है, तो आप 4 कार्बन एटम ऐसे बनाओ, तो 1 2 3 4। ओके, अब बोल रहा है 2 इन, यानी कि जो इन बोल दिया मतलब डबल बॉन्ड होगा, और किस एड्रेस पर डबल बॉन्ड है, सेकंड पोजीशन पे। तो ये पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन, यानी दूसरा कार्बन के बाद डबल बॉन्ड लगा दो, और बाकी सब जगह पे सिंगल बॉन्ड। और आप फिर हाइड्रोजन भर दो, तो हाइड्रोजन भर दीजिएगा सब जगह पे। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होना चाहिए, CH3। यहाँ पे कार्बन का 1 2 3 बॉन्ड हो गया। ठीक है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ कार्बन का 1 2 3 ही बॉन्ड हो रहा है, मतलब यहाँ एक हाइड्रोजन का जगह है, तो इसमें एक H लगा देते हैं। जगह नहीं है मेरे पास, क्योंकि थोड़ा सा जगह बना देते हैं। एक हाइड्रोजन जोड़ दिए। उसी तरह से यहाँ भी एक हाइड्रोजन का जगह है, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन का जगह है। तो ये है आपका ब्यूट 2 इन। लेकिन दिस इज़ नॉट द कंप्लीट पिक्चर। ब्यूट 2 इन को ना आप दो तरीके से बना सकते हैं। अगर इसको आप डिटेल स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसका डिटेल स्ट्रक्चर, तो देखिए कैसे बनेगा। ये C और C के बीच में है आपका डबल बॉन्ड, इस C के साथ जुड़ा हुआ है एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू H, और इस C के साथ जुड़ा हुआ है आपका एक CH3। हाँ जी, इस C के साथ भी जुड़ा हुआ है एक H, और इस C के साथ भी क्या जुड़ा हुआ है आपका एक CH3। तो एक आप ऐसे बना सकते हो, दूसरा आप ऐसे बना सकते हो। फिर से वही कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यानी कि C डबल बॉन्ड C। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक CH3 जुड़ा हुआ है, तो एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक CH3 जुड़ा हुआ है। और इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन जुड़ा है और एक CH3 जुड़ा हुआ है। लेकिन उसको हम ऐसे हाइड्रोजन को इस बार नीचे लिखेंगे और CH3 को ऊपर लिखोगे, तो बोलोगे क्या ऐसा करने से ये और ये दोनों अलग अलग होगा क्या? दोनों तो सेम को एक ही जैसा दिख रहा है कि ये कार्बन उसके साथ एक हाइड्रोजन CH3, ये रहा सेम, फिर ये भी हाइड्रोजन CH3। इससे क्या फ़र्क पड़ता है ऊपर नीचे लिखा हुआ है? तो देखिए अगर ये सिंगल बॉन्ड रहता ना यहाँ पे तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिंगल बॉन्ड जो है वो रोटेट कर सकता है, तो फिर ये तो घूम के आपका फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को ऊपर लिख दीजिए किसी को नीचे लिख दीजिए। लेकिन ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड रोटेट नहीं कर सकता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल एग्जांपल देके बताते हैं। ये मान लेते हैं आपका लकड़ी का एक पटरा है और ये लकड़ी का एक दूसरा पटरा है, और आप इन दोनों को एक लोहा का रॉड से जोड़ दिए हैं। ठीक है, इसमें एक ड्रिल करके और इसमें भी होल ड्रिल करके एक लोहा का रॉड लगा दिए हैं। तो अगर ये बस एक ही रॉड लगा हुआ है तब तो आप इसको ऐसे घुमा सकते हैं, इसको ऐसे रोटेट कर सकते हैं। ठीक है,
किसी एक को फिक्स करके दूसरा को आप घुमा सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ 2 रॉड लगा दिए हैं ड्रिल करके, तो फिर आप घुमाने का कोशिश कीजिए, फिर आप नहीं घुमा सकते हैं, फिर ये घूमेगा ही नहीं। मतलब कि सिंगल बॉन्ड रोटेट कर सकता है, लेकिन डबल बॉन्ड के केस में रोटेशन अलाउड नहीं है। तो इसलिए जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो इस बात से फ़र्क पड़ता है कि ऊपर कौन लिखा हुआ है, नीचे कौन लिखा हुआ है। अब ये दोनों अलग अलग हो गए एक्चुअली, ठीक है। तो दोनों का तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बस दोनों का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग अलग है, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस डिफरेंट है। तो इस तरह का कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं आइसोमर्स। आप लोगों को पता ही होगा, आइसोमर्स आर those compounds which have same molecular formula but they have different structure, but they have different arrangements of atoms in space. अब तो फिर दोनों का नाम भी अलग अलग होगा। तो ब्यूट-2-इन तो पहले इसका नाम रहेगा ही रहेगा, इसका भी नाम रहेगा ब्यूट-2-इन। मॉडिफिकेशन क्या करें कि दोनों में कन्फ्यूज़न ना हो, कब ब्यूट-2-इन का मतलब हम ये वाला कंपाउंड समझे और कब ब्यूट-2-इन का मतलब ये। तो उसके लिए सिस्टम ये बनाया गया है कि ये एक जैसा दिखने वाला, अगर जैसे कि यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3, दोनों एक जैसा दिख रहा है, तो एक जैसा दिखने वाला अगर एक ही साइड में रहे, ये नीचे नीचे, तो उसको हम लोग सिस कन्फिग्रेशन बोलते हैं। आगे में सिस लगा दोगे। और एक ही जैसा दिखने वाला स्पीशीज़ अगर अपोजिट साइड में रहे, एक ही साइड में नहीं रहे, देखिए ये अपोजिट है, डायगोनली अपोजिट, तो उसको हम लोग ट्रांस कन्फिग्रेशन बोलते हैं, ठीक है, ट्रांस कन्फिग्रेशन। तो इसका नाम हो जाएगा सिस ब्यूट-2-इन, इसका नाम हो जाएगा ट्रांस ब्यूट-2-इन। ओके, हाँ, फाइन। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, बाय द वे आपको क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फिर से लिख दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपको, क्योंकि सिर्फ उतना डिटेल थोड़ी समझाना है आपको, सिंपली बोला राइट द स्ट्रक्चर ऑफ सिस आइसोमर ऑफ ब्यूट-2-इन। तो आप चुपचाप ऐसे बनाओगे, पहले तो ऐसे बना लेना कि ब्यूट-2-इन बोला है, एक मिनट, सिस ब्यूट-2-इन बोला है। तो आप पहले ब्यूट है तो 4 कार्बन बना लो ऐसे, 1 2 3 4। सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इन बोला है तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो। और उसके बाद बाकी सब जगह पे सिंगल बॉन्ड और हाइड्रोजन भर दो, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन होगा, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन। और फिर इसका ऐसे सी वाला वर्जन बना दो, सी डबल बॉन्ड सी, एक तरफ H, एक तरफ CH3, और यहाँ पे भी उसी सेम ही साइड में H रहेगा और सेम साइड में क्या रहेगा, CH3। और ये नीचे नाम फिर से लिख दीजिए, सिस ब्यूट-2-इन। हो गया, बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U। नाउ अब ये डेल्टा H और डेल्टा U क्या है, पहले आपको वो यहाँ डिफाइन कर देना होगा। So delta H change in enthalpy is actually defined as heat supplied at constant pressure. Okay, so this is defined as heat supplied at constant pressure, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग Q फॉर, तो पहले हो गया हीट, और क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई हो रहा है तो नीचे में छोटा सा P लिख दोगे, QP। और डेल्टा U क्या होता है, तो डेल्टा U इज एक्चुअली डिफाइंड एज चेंज इन, ये होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दिस इज चेंज इन इंथैल्पी, दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और ये इक्वल टू होता है आपका हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, दिस इज डिफाइंड एज हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि QV के इक्वल होगा, QV के इक्वल होता है ये ना। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको पता होना चाहिए, तो ऐसे लिख दोगे फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। तो किसी सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में चेंज उतना ही होगा जितना हम लोग सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे और जितना हम लोग सिस्टम पे क्या करेंगे, वर्क करेंगे। ये W का साइन पॉजिटिव होगा अगर आप सिस्टम पे वर्क कर रहे हो, W का साइन नेगेटिव होगा अगर वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम। इसी तरह से Q पॉजिटिव होगा अगर आप सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हो,
और Q नेगेटिव होगा अगर सिस्टम जो है वो हीट सप्लाई कर रहा है बाहर सराउंडिंग को। ओके, तो हम लोग बोलेंगे कि एट कांस्टेंट प्रेशर, हम लोग बात करते हैं अभी एट कांस्टेंट URE, एट कांस्टेंट प्रेशर बात करते हैं। सो प्रेशर इज कांस्टेंट। सो तो कांस्टेंट प्रेशर पे तभी इक्वेशन क्या बन जाएगा, डेल्टा U इक्वल टू Q के जगह पे आप लिखोगे क्या, QP, और W के जगह पे क्या लिखोगे, तो वर्क डन ऑन ए सिस्टम और बाई ए सिस्टम के लिए फॉर्मूला आपका होता है -P डेल्टा V। ओके, ये आप NCERT बुक देखना, उसमें डिराइव्ड होगा। तो यहाँ पे अब ये डिराइव करने जाएंगे तो इसके लिए अलग से टाइम देना पड़ेगा, तो ये पूछा नहीं है तो छोड़ दीजिए इसको, या किसी और सेट में अगर ये होगा तो हम डिराइव कर देंगे। ओके, सो -P डेल्टा V, यानी कि W के जगह पे यहाँ लिख देंगे हम -P डेल्टा V। ओके, और सो डेल्टा U के जगह पे डेल्टा U ही छोड़ दो, और QP के जगह पे चुपचाप लिख दीजिए आप डेल्टा H, और माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा P डेल्टा V, और ये -P डेल्टा V इधर जाके +P डेल्टा V हो जाएगा, यानी कि डेल्टा U प्लस P डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा H। और ये रिलेशनशिप डिराइव हो गया, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन ही है तो हम लोग इसके ज़्यादा क्या करें। डेल्टा H इक्वल टू आपका हो जाएगा डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। दिस इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U। फाइन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, which out of NH3 is ammonia and NF3 nitrogen trifluoride has higher dipole moment and why? तो आप इसके लिए ना दोनों का स्ट्रक्चर बना दो। पहले आप अमोनिया NH3 का स्ट्रक्चर बनाओ। तो ये आपका NH3 का स्ट्रक्चर होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ ये 3 हाइड्रोजन कनेक्ट होता है पिरामिडल, ट्रिगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर में, और नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है। तो ये एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड इम्पिटी ऑर्बिटल है जिसमें कि ये एक लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन है। सो दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया NH3, और NF3 का भी स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा। ये एक लोन पेयर होगा यहाँ पे, और इसके साथ ये 3 ठो फ्लोरीन कनेक्ट होगा। नाउ अब आप इन तीनों बॉन्ड पे, ये तीनों पोलर बॉन्ड है, तो आप वहाँ पे डायपोल मोमेंट बनाओ। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में हमको पता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मतलब नाइट्रोजन जो है इसके पास ज़्यादा पावर है इलेक्ट्रॉन खींचने का अपनी तरफ। तो इस बॉन्ड्स में से ना, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी भी सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस बॉन्ड से आपका 2 इलेक्ट्रॉन वो थोड़ा सा अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेगा, जिसके चलते इस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ भी इस हाइड्रोजन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी इस हाइड्रोजन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ओके, और केमिस्ट्री में हम लोग डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, लोग क्या, डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो यानी कि इसमें कोई डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन उसका लेना है आपको प्लस से माइनस की तरफ। ओके, फिजिक्स में आप लोग जब 12th क्लास में डायपोल मोमेंट पढ़ोगे तो वहाँ पे उसका डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ लिया जाता है, लेकिन केमिस्ट्री में यहाँ पे प्लस से माइनस की तरफ लेते हैं। तो ये देखिए हम एक वेक्टर बना दिए हैं ऐसे एरो के साथ, ये ऐसा इसलिए किए दिखाने के लिए कि प्लस से माइनस की तरफ है। यहाँ पे भी एक वेक्टर बना दिए हम, और यहाँ पे भी एक वेक्टर बना दिया। तो ये 3 आपका डायपोल मोमेंट। अच्छा, एक डायपोल मोमेंट यहाँ पे भी बनेगा चौथा, क्यों, क्योंकि आपको बस देखना है रिलेटिव चार्ज में कौन ज़्यादा नेगेटिव है। ठीक है, नाइट्रोजन पे आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ पे तो इस जगह पे तो एकदम शुद्ध इलेक्ट्रॉन्स है, एकदम प्योर इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे तो और ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा। तो जिधर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होता है उस तरफ आपका डायरेक्शन होता है किसका, डायपोल का। यानी कि एक वेक्टर यहाँ बनेगा आपका ऊपर में, तो एक यहाँ पे वेक्टर ऐसे बनेगा। और अब अगर ध्यान से आप इन चारों को देखिएगा तो ये पहले तो ये नीचे का तीनों वेक्टर्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि सब ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है ना, और ये भी ऊपर ही की तरफ में है, तो ये सारा वेक्टर से को सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं क्या सीन है। हाँ जी, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में जो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये आपका एक 1 मार्क क्वेश्चन भी बन जाएगा कि पूरे पीरियोडिक टेबल में ही पूछा जाए ना आपसे कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है,
तो वो होता है फ्लोरीन। ओके, फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा, यहाँ पे फ्लोरीन के पास ज़्यादा पावर है, तो इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव और नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ भी फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ भी फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे डायपोल का डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि हमेशा प्लस से माइनस की तरफ। देखिए यहाँ प्लस से माइनस ऐसे था, यहाँ प्लस उधर है, ये प्लस से माइनस की तरफ, ये प्लस से माइनस की तरफ, और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास देखो पॉजिटिव है और इधर लोन पेयर है, मतलब शुद्ध इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये चारों एक दूसरे से दूर दूर जा रहा है, यानी एक दूसरे को अपोज कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है। आप इमेजिन करो ना, यहाँ पे एक पॉइंट है कुछ, और इधर से कोई इसको इधर खींच रहा है, इधर से कोई इधर खींच रहा है, इधर से खींच रहा है, तो सब तो एक दूसरे से लड़िए रहा है। तो इस केस में आपका नेट फोर्स कुछ खास निकल के नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। तो हमको पता है एकता में शक्ति है, सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट बढ़ जाएगा और इस जगह पे डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा कि किस जगह पे किसका ज़्यादा डायपोल मोमेंट है, अमोनिया का कि नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड का। तो आंसर हो जाएगा आपका अमोनिया का। तो वो लिख देंगे हम लोग यहाँ पे कि हियर ऑल द डाइपोल्स सपोर्ट each other and dipoles oppose each other. So therefore dipole moment of ammonia NH3 is more than that of NF3. Next question 10, डिफाइन एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। तो ये तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, 10th में जो आप लोग पढ़ के आए थे वही है। लोग एसिड और बेस का ना तीन कॉन्सेप्ट है, एसिड और बेस का आपका 3 कॉन्सेप्ट है। एक है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, दूसरा है आपका ब्राउनस्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट, और तीसरा है आपका लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर चुपचाप आपको ऐसे लिख देना है, एसिड ए सब्सटेंस और केमिकल विच प्रोड्यूसेस H+ आयंस इन वाटर। एसिड हम लोग उस सब्सटेंस को बोलते हैं जो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करे वाटर में, और वो हाइड्रोजन आयंस एक्चुअली फिर हाइड्रोनियम आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और एग्जांपल में आपको दिखा देना है, जैसे कि HCl एक्वियस सॉल्यूशन, अगर इसको पानी में डालेंगे तो ये टूट के बना देगा आपका H+ एक्वियस और Cl- एक्वियस। ओके, और बेस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, बेस आपका वो सब्सटेंस है जो प्रोड्यूस करेगा OH- आयंस, ए सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस OH- आयंस, यहाँ पे आयंस छूट गया, इन वाटर। एग्जाम्पल में आप लिख देना, ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वियस सॉल्यूशन अगर लोग, एक्वियस सॉल्यूशन यानी कि इसको सिंपली पानी में अगर डिजॉल्व करेंगे, डालेंगे, तो वह बना देगा Na+ एक्वियस और ये OH- आयंस देखो रिलीज कर दिया, इसलिए इसको हम बेस बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो मेरे ख्याल से रॉन्ग है। क्वेश्चन कह रहा है कि PbX2 इज़ मोर एसिडिक देन PbX4। अगर एसिडिक टर्म्स में बात कर रहा हो तो वो कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक होता है जिसमें कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है। जैसे कि PbX यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कोई हैलोजन ही होगा, जैसे PbCl2 और PbCl4। तो यहाँ पे लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, यहाँ पे लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, जिस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होता है वही ज़्यादा एसिडिक होता है।
तो ये क्वेश्चन सेंस नहीं बना रहा है। प्लस ये Pb जो X4 है वो एग्जिस्ट करता नहीं है, ये बहुत अनस्टेबल है, ठीक है, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, जैसे ये लेड आपका ग्रुप 14 का है, आपका ग्रुप 14 चीज़ हम लोग लिखते हैं, कार्बन है, सिलिकन है, जर्मेनियम है, टिन है और लेड है। तो इसमें कार्बन जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना पसंद करेगा, सिलिकन भी +4 ऑक्सीडेशन दिखाना पसंद करेगा, लेकिन जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आओगे ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी कम होने लगेगा, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना उतना पसंद नहीं करेगा। लेड भी आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत अनस्टेबल होगा, इसमें इनमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। इसको हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। तो क्वेश्चन अगर ऐसा होता कि एक्सप्लेन दैट PbX2 इज मोर स्टेबल, अगर एसिडिक के जगह पे वर्ड रहता स्टेबल, पूरा कचड़ा हो गया, एसिडिक के जगह पे अगर वर्ड रहता स्टेबल तो ये क्वेश्चन सेंस बनाता, ऐसे ये सेंस नहीं बना रहा। तो ये रॉन्ग क्वेश्चन है और डोंट वरी, आप लोग के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर बी करते हैं हम लोग। कार्बन शोज कैटेनेशन प्रॉपर्टी बट लेड डज नॉट ना। अब ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? कैटेनेशन कहने का मतलब होता है आपका सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, मतलब खुद के साथ ही कंबाइन करके लॉन्ग चेन बनाना। कैटेनेशन का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लो। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी मतलब खुद के साथ लिंक करके लॉन्ग चेन्स बनाना। जैसे कार्बन एटम खुद के साथ लिंक करके ऐसा लॉन्ग चेन बना सकता है, तभी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का संख्या आपका 5 लाख से 50 लाख से भी ज़्यादा है, और हर साल 20-30 हज़ार कंपाउंड खोज होते ही रहता है आपका। ओके, तो अब ये कार्बन ही क्यों दिखाता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी, लेड क्यों नहीं दिखाता है ना? कैटेनेशन प्रॉपर्टी में आपका ये जो बॉन्ड्स बन रहा है, ये बॉन्ड्स का स्ट्रेंथ भी तो होना चाहिए ताकि ये पूरा चेन को संभाल सके। ये बॉन्ड अगर स्ट्रांग रहेगा ही नहीं तो फिर ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा ना। अब आंसर देखो क्या होगा 11th का बी। आंसर आपको ये लिखना है कि साइज ऑफ कार्बन एटम इज स्मॉलर देन लेड। लेड का एटम बहुत बड़ा है, टॉप टू बॉटम आने से साइज बढ़ता है आपका। तो कार्बन का साइज छोटा है, लेड का साइज क्या है, बड़ा है। तो साइज़ छोटा होने के कारण ये जो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड्स बन रहा है, ये बॉन्ड का स्ट्रेंथ अच्छा खासा होता है, ये बॉन्ड स्ट्रांग होता है, तो इसलिए कैटेनेशन को सपोर्ट कर सकता है। बट लेड जो है वो शायद ही कहीं 2 लेड को आप आपस में से कंबाइन देखे भी होंगे, ये बॉन्ड बहुत वीक होगा। और दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि लेड एक मेटल है। मेटल्स जो है वो खुद के साथ ऐसे बॉन्डिंग करना कहीं देखे हो क्या? तो मेटालिक बॉन्डिंग होता है, और कार्बन नॉन मेटल है। तो आंसर हो जाएगा कि कार्बन इज ए नॉन मेटल whose atomic size is small, so carbon carbon bond strength STRENGTH, carbon carbon bond strength is good to support कैटेनेशन। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिख देंगे लेड इज ए मेटल whose atomic size is large, so lead bond is वीक। हाँ, बस ऐसा लिख के छोड़ दो, आंसर हो गया। चलो सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर सी। ग्रेफाइट इज यूज्ड एज ए ल्यूब्रिकेंट। ल्यूब्रिकेंट क्या होता है? ल्यूब्रिकेंट कहने का मतलब ऐसा कोई सा भी लिक्विड या सॉलिड जो कि फ्रिक्शन को कम कर दे। जैसे कि जो गेट है उसका हिंजेस में हम लोग तेल डालते हैं, कुंडी में हम लोग तेल डालते हैं जिससे कि फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो उसको हम लोग ल्यूब्रिकेंट बोलते हैं। अब ग्रेफाइट को हम लोग ल्यूब्रिकेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है, तो ग्रेफाइट
हैज़ लेयर्ड स्ट्रक्चर, ओके। तो ग्रेफाइट में ये इस तरह से ढेर सारे लेयर्स होता है, और इन लेयर्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये आपका बहुत वीक फोर्स होता है, आपका वीक वैन डर वाल्स फोर्स है, ठीक है। तो आप ऐसा पिक्चर भी बना सकते हो, और पिक्चर बना के ऐसा एरो दिखा के लिख सकते हो कि दिस इज़ वीक वैन डर वाल्स फोर्स। तो ग्रेफाइट हैज़ लेयर्ड स्ट्रक्चर वीक वैन डर वाल्स फोर्स, जिसका मतलब रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा कि ये जो लेयर्स है वो एक दूसरे के ऊपर फिसल सकता है, स्लाइड कर सकता है आपका, क्योंकि उनके बीच का जो फोर्स है वो काफ़ी वीक है। सो दीज लेयर्स कैन स्लाइड, so these layers can slide against against each other, और ये स्लाइड करके क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करता है आपका। सो दिस लेयर्स कैन स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर एंड रिड्यूस फ्रिक्शन, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का तीनों पार्ट हो गया, जिसमें से कि पहला पार्ट रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 12, इट सेज असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू द फॉलोइंग अंडरलाइंड एलिमेंट्स KMnO4। सो ये बहुत इजी है, 12 का A KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला है, ये पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं। तो ना आपको मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, वो अंडरलाइन किया हुआ है। तो आप बाकी सबका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दो। ऑक्सीजन का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए, -2 होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जहाँ भी आप ऑक्सीजन देखो उसका सारे ही कंपाउंड में -2 होगा ना। ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में होता है, सारे कंपाउंड्स में नहीं होता है। कहीं कहीं पे वो -1 भी हो सकता है, कहीं कहीं पे वो प्लस में भी हो सकता है, ठीक है। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, और मैंगनीज नहीं पता तो आप X मान लो, ये तो हमेशा ही +1 होगा। और इक्वेशन ऐसे बनेगा आपका कि ये 1 + x, मैंगनीज भी एक ही है x, और फिर प्लस ये -2 इस 4 से इंटू कर देना है, -2 × 4 और इक्वल टू पूरा 0 होना चाहिए क्योंकि ये न्यूट्रल है। तो ये 1 + x और ये -8 = 0, यानी कि x - 7 = 0, so x = +7। तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट वहाँ +7 है, तो आप फिर से ऐसा लिख दो कि MnO4 और मैंगनीज के ऊपर लिख देना +7, ओके। क्वेश्चन नंबर B, इट सेज H2S2O7, H2S2O7। तो ये एक्चुअली इसका नाम होता है ओलियम, ठीक है। H2S2O7 ओलियम है। सल्फ्यूरिक एसिड में जब SO3 कंबाइन कर जाएगा तो ये बन जाता है, और इसका भी नाम लिखे देते हैं। उस एग्ज़ाम में आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है, पोटेशियम, लेकिन याद जरूर रखिए 12th में काम आएगा, पर मैंगनेट, ओके। तो यहाँ भी वही लॉजिक, ऑक्सीजन के ऊपर उसका ऑक्सीडेशन रेट लिख दो -2, हाइड्रोजन के ऊपर उसका लिख दो +1, सल्फर नहीं पता x, तो ये 1 × 2 2 प्लस x × 2 2x प्लस -2 × 7 -14 = 0। सो 2x - 12 = 0, ये x है। सो 2x = +12, x = 12/2, सो x = क्या आ गया +6, ओके। सो सल्फर का वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। H2S2O7 सल्फर इज इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट इज H2O2। H2O2 का नाम होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ना अब ये वही केस आ गया जहाँ पे कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 नहीं होगा, तो फिर इस केस में कैसे निकालें। इस केस में आप स्ट्रक्चर बना के निकालोगे। देखो ऐसे करोगे, ओ 2 ऑक्सीजन है आपका, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता है, और फिर इसके साथ एक हाइड्रोजन कनेक्ट होगा और इसके साथ एक हाइड्रोजन कनेक्ट होगा, ओके ना। अब आपको ऐसे सोचना है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो इस बॉन्ड से एक पूरा तरह से इलेक्ट्रॉन खींच के इसको दे देना है,
मतलब एक इलेक्ट्रॉन खींचा तो उस पर चार्ज कितना आ जाएगा -1। अच्छा, लेकिन क्या ये ऑक्सीजन इस वाले बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच सकता है क्या? नहीं, क्योंकि दोनों का तो सेम ही पावर है। यहाँ भी ऑक्सीजन है और यहाँ भी ऑक्सीजन है, तो यानी कि -1 ही रहेगा। सेम लॉजिक यहाँ पे, ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ नहीं खींच सकता है, लेकिन इस हाइड्रोजन से खींच लेगा, पुअर हाइड्रोजन, तो उस पर आ जाएगा -1। यानी कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा आपका? -1। और नहीं तो आप फार्मूला से भी निकाल ही सकते हो। देखो ऐसे कर दो, H2O2, और जिसका नहीं पता, क्योंकि ऑक्सीजन को दो अंडरलाइन किया, नहीं पता तो उसके ऊपर X लिख दो, और हाइड्रोजन का पता है तो वहाँ +1 लिख दीजिए और वही फार्मूला लगा दो। तो +1 × 2 यानी कि 2, फिर +x × 2 यानी कि 2x = 0, 2x = -2, x = हो जाएगा -2/2, कट के 1 आ गया, यानी कि x = क्या आ गया? -1। यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा आपका? -1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कहाँ पे है? सो द क्वेश्चन सेज व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ए कंपाउंड टू बी एरोमेटिक। ओके, सो एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए शर्त है कि उस कंपाउंड को एक रूल को फॉलो करना पड़ता है। रूल का नाम है हक्केल रूल। ओके, आई होप नाम सुनेंगे आप लोग। तो ऐसे लिख देंगे पहले, फॉर ए कंपाउंड टू बी aromatic, comma, it has to follow Huckel rule, HUCKEL, Huckel rule, okay, which has following conditions। अभी हक्कल रूल में भी आपका 3 कंडीशंस हैं, which has following conditions, और यही कंडीशंस आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि मॉलिक्यूल होना चाहिए बिल्कुल प्लेनर, यानी कि प्लेनैरिटी। ये NCERT में आपको दिया हुआ है, पेज नंबर 391, बुक 2। सेकेंड कंडीशन है आपका कि कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स का इन द रिंग। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ pi electrons in the ring। और थर्ड कंडीशन है 4n + 2 pi electrons, 4n + 2 pi electrons। क्या मतलब है तीनों का? डिटेल में समझा रहे हैं। यहाँ पे बाय द वे n क्या है, तो n बोल देना है आपका एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब n जो है आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डॉट डॉट डॉट, या फिर सिंपली होल नंबर है। ओके, नाउ एग्ज़ाम में तो खैर आप इतना ही लिख दोगे तो आपका काम हो गया, लेकिन हम सिर्फ एग्जांपल के लिए यहाँ समझा रहे हैं। जैसे कि देखो, बेंजीन एक ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ओके, तो इन सब जगहों पे अभी कंप्लीट नहीं बना है, इन सब जगहों पे बोले तो एक कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ठीक है। तो अब ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स बना है, तो जो सिंगल बॉन्ड्स होता है ना वो सिग्मा बॉन्ड कहलाता है, अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो। अब आपको इसमें एक डबल बॉन्ड लाना है, फिर एक छोड़ के फिर से एक डबल बॉन्ड लाना है, फिर एक छोड़ के फिर से एक डबल बॉन्ड लाना है। तो कहीं पे अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो तो सिर्फ सिग्मा ही बॉन्ड होगा, और कहीं पे अगर डबल बॉन्ड आ गया है तो उसमें से एक बॉन्ड सिग्मा होता है और एक बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे भी एक सिग्मा है, ये एक पाई है, ये तो प्योरली सिग्मा पाई। एनीवे नाउ, तो सबसे पहला शर्त है कि कैसा होना चाहिए मॉलिक्यूल? प्लेनर। प्लेनरिटी कहने का मतलब प्लेनर। तो ये जो बेंजीन रिंग है आपका, ये बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल एकदम प्लेन है एकदम। फिर सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकलाइजेशन करने का क्या मतलब है? तो आप पहले समझो लोकलाइज मतलब क्या होगा। लोकलाइज कहने का मतलब होता है एक ही जगह पे सिमट के रह जाना, एक ही जगह पड़े रहना, उसको हम लोग बोलते हैं लोकलाइज। और डीलोकलाइज करने का मतलब सब तरफ फैल जाना, एकदम सब जगह जाना। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है आपका, ये जो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स बनाया तो अभी ज़िंदगी भर के लिए यहीं पे रह गया ना। ये इलेक्ट्रॉन्स घूम सकता है पूरे रिंग में, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकता है। इसलिए तो आप बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर बनाते हो, तो यहाँ बनाओ चाहे यहाँ पे बना दो, जहाँ जहाँ पे मतलब यहाँ छोड़े हुए थे वहीं पे बना दिए। और ये दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर है,
और बेंजीन का अगर आप हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है आपको आप ऐसे बॉन्ड बनाओ, यहाँ पे जब ऐसे गोल कर दो तो ये एक्चुअली ज़्यादा सही है, इन दोनों से ज़्यादा सही है ये वाला। क्यों ये ज़्यादा सही है? क्योंकि ऐसा गोल बनाने का मतलब ये है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरे रिंग में डीलोकलाइज है, पूरे रिंग में घूम सकते हैं, कहीं एक ही जगह पे बंध के नहीं है। तो ये सेकंड पॉइंट कहने का मतलब है कि कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन्स का। और थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना हो चाहिए, तो नंबर होना चाहिए 4n+2, वेयर n आपका 0 1 2 3 4 में से कुछ भी हो जाए। तो जैसे कि बेंजीन में बात करते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना है जी, गिनिए। ये आपका एक पाई बॉन्ड है, ये दूसरा पाई बॉन्ड है, तीसरा पाई बॉन्ड है। तो किसी भी बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो आपका 2 2 4 2 6, तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है बेंजीन में। अब सोचो तो ये 6 पाई इस एक्सप्रेशन से आता है क्या? n के जगह पे कुछ रखने से 6 आ जाएगा क्या? अगर n के जगह पे कुछ रखने से 6 आ जाएगा मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड है। तो हाँ, n के जगह 1 रखने से आ जाएगा। 4 × 1+2, देखो 4 1 जा 4 + 2 यानी क्या आ जा रहा है, 6 आ जा रहा है। ठीक है, तो ये जो बेंजीन है वो इन तीनों शर्त को पूरा कर रहा है। प्लेनर है वो, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है और इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी 4n+2 का मल्टीपल है। तो मतलब 4n+2 की एक्सप्रेशन पे फिट हो जा रहा है, तो इसलिए ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा। और आई होप समझ में आ गया हो। ये एग्जाम्पल वाला पार्ट आपको एग्जाम में करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस लिख के आ जाना है। उप्स, डिलीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 सेज डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन, राइट द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन इथेन। देखो जी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन करने का मतलब होता है ऑर्बिटल्स का आपस में मिक्स कर देना, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन, इसका आप दोगे डेफिनेशन, इंटर मिक्सिंग ऑफ क्या, ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स को मिक्स कर देना है, और ऑर्बिटल्स को मिक्स कर दोगे तो क्या बनेगा, तो आपका नया ऑर्बिटल्स बनेगा और उसको हम लोग बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इंटर मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स टू प्रोड्यूस न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है इथेन में, तो उसी का एग्जांपल लेके बता दे रहे हैं। तो एग्जांपल में आपका हम लोग देखते हैं इथेन का। तो इथेन का जो स्ट्रक्चर है वो होता है C2H6। नाउ अब ये कार्बन कितना सारा बॉन्ड बनाता है आपका, 4 बॉन्ड बनाता है। तो इसमें 2 कार्बन है, 4 बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड बन गया दोनों का, और 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ जोड़ दिए, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ जोड़ दिए। अब ये जो 4 बॉन्ड बनाया है आपका कार्बन, तो ये जो बॉन्ड कब बनता है जी, बॉन्ड तब बनता है जब ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग हो। ठीक है, ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होगा तो ही बॉन्ड बनता है। तो यानी कि एक्चुअली में बनाया तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी कार्बन का एक ऑर्बिटल है और दोनों का ओवरलैपिंग हुआ है तब यहाँ बॉन्ड बनाया। अब कार्बन का यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो कार्बन का यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है sp3। वो कैसे, तो लुक सिंपल सा है, अगर चारों बॉन्ड सिंगल है ना कार्बन का तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। अगर डबल बॉन्ड वाला कार्बन है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। ठीक है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ sp होता है। तो एग्जांपल में आप ऐसे लिख के दिखा दो कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p2, आउटर मोस्ट सेल सेकेंड सेल है, तो आप यहाँ बनाओगे 2s और 2p, और 2s में देखो 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2p में भी आपका 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये कहलाएगा ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, क्यों एक्साइट करने का ज़रूरत है, ऐसे भी सोचो कि कार्बन को देखो 4 बॉन्ड बनाना है तो उसके लिए 4 ठो ऑर्बिटल चाहिए जो हाफ फिल्ड हो। तो ये तो पूरी तरह से भरा हुआ ही है, और यहाँ पे ये एक हाफ फील्ड है और ये एक हाफ फील्ड है, और ये तो कम्प्लीटली
इम्पिटी है, तो ऐसे में काम नहीं बनेगा। तो ये जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल है इसमें का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। तो जिसमें कि अब 2s में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा और ये 2p में आपका एक यहाँ से जंप करके वहाँ चला गया था, 2 यहाँ पहले से था, एक यहाँ पे आ गया। तो देखो एक ठो s है और 3 ठो क्या है p है। अब इन तीनों को मिला दो, खिचड़ी बना दो इसका, तो नाम क्या हो जाएगा आपका sp3, क्योंकि एक s है और 3 p है, तो इसका नाम हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, और वही आपका कार्बन में होता है। ठीक है, आप इतना ही करके आंसर छोड़ सकते हो।